गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान के ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व कक्षा थी उसमें हमने सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत के प्रमाण में मानव के संबंध की बात की, धरातल की पार्थिव एकता की बात की और वायुमंडल और धरातल की बात की। उसके बाद वायुमंडल और जलमंडल की बात की कि वायुमंडल और जलमंडल की स्थिति ये है, जैसे जल की स्थिति होती है वाष्पीकरण की स्थिति के द्वारा तापांतर बढ़ जाने के कारण संघनन होता है। संघनन होने के बाद पुनः ये बूंदों के रूप में जमकर वर्षा करता है। वर्षा के द्वारा फिर नदियों में जाता है, समुद्रों में जाता है और वहां से फिर वाष्पीकरण होता है। भूआकृति के प्रमाण की बात की थी। भूआकृति के प्रमाण में हमने माना था कि एक प्रमाण है जिनमें भूआकृति को 3 भागों में बांटा। प्रथम महाद्वीप महासागर, द्वितीय पर्वत पठार मैदान, तृतीय झील तालाब आदि के संबंध को माना था। अब बात करते हैं जड़ चेतना पदार्थ के प्रमाण। तो बात करते हैं पार्थिव एकता के सिद्धांत। पार्थिव एकता के सिद्धांत। पार्थिव एकता के सिद्धांत से पहले हम सार्वभौमिक एकता के सिद्धांत में बच रहा जड़ और चेतना, उसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद टॉपिक होगा पार्थिव एकता। जड़ चेतना का सिद्धांत। सार्वभौमिक एकता में है यदि हम जड़ व चेतना के संसार में तुलना करें तो प्रत्यक्ष रूप से कोई अंतर संबंध संभावना नहीं होती है, क्योंकि जड़ संसार में के अंग पर्वत पठार मैदान वायु आदि हैं, पर चेतना जैसे पशु मानव और अन्य जीव जंतु हैं। चेतना और जड़, चेतना एक समृद्धि गति और सोचने की शक्ति देती है, पर जड़ में इस स्थिति का अभाव होता है। जड़ पदार्थ में इस गुणों का अभाव होता है। व्यापक दृष्टिकोण से हम कहें कि जड़ और चेतना अंतर्निहित एकता स्पष्ट नहीं होती है, हो सकती है। जैसे चट्टान अप्रत्यक्ष अक्षय के द्वारा छोटे छोटे रूपों में बदल जाती है, इस प्रकार धीरे धीरे ये मृदा का रूप लेकर वनस्पति को उत्पन्न कर देती हैं। तो जड़ और चेतना की स्थिति का निर्माण होता है। तो यदि हम जड़ चेतना के सिद्धांतों को एक माने, एक समानता दें तो इसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है। नहीं है क्योंकि चेतना के अंतर्गत है पर्वत पठार मैदान और वायु है जो इन्हें गति देने के लिए, जो वृद्धि गति या चिंतन का स्वरूप तैयार करती है, स्वरूप बनाती है। और जड़ केवल पशु मानव और जीवों का स्वरूप है। इनमें इन सभी तत्वों का अभाव होता है, अभाव पाया गया है। परंतु इस आधार से हम कह सकते हैं इन जड़ और चेतना में एक रूपता इसलिए है, जड़ चेतना में एक रूपता इसलिए है कि अक्षय क्रिया द्वारा इनका
विभाजन छोटे छोटे टुकड़ों में होता है और आगे चलकर इनकी स्थिति ये बन जाती है। धीरे धीरे ये मृदा का रूप ले लेकर और वनस्पति का निर्माण करता है। धीरे धीरे मृदा का रूप लेकर वनस्पति का निर्माण करता है। इससे हम कह सकते हैं कि जीव जंतु धारियों के लिए भोज्य सामग्री का आधार बनती हैं और ये वनस्पति जीव धारियों के भोजन सामग्री का आधार बनती हैं। इसे कह सकते हैं जड़ और चेतना का आपस में संबंध है। वैसे जड़ चेतना का संबंध नहीं बताते हैं, पर धीरे धीरे जड़ और चेतना का संबंध बन जाता है, क्योंकि इससे जीव जंतुओं के भोजन की प्राप्ति होती है। अब पार्थिव एकता के सिद्धांत में विभिन्न परमाणुओं की बात करते हैं। पार्थिव एकता के सिद्धांत में विविध परमाणु की स्थिति यह है। सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत के जो जन्मदाता है हम्बोल्ट, उनके अनुसार पृथ्वी के धरातल पर जो भी विभिन्नताएं लक्षित हैं, उनके पीछे व्यापक एकता समाहित है। ये किसने कही? हम्बोल्ट ने। तो पार्थिव एकता के सिद्धांत के आधार पर सार्वभौमिक एकता के सिद्धांत के जन्मदाता हम्बोल्ट ने कहा है कि वायुमंडल में कि पृथ्वी के धरातल पर जो विविधताएं लक्षित हैं, उनके पीछे व्यापक एकता है। कि पृथ्वी के धरातल पर जो एकता लक्षित है, उनके पीछे व्यापक एकता का प्रमाण है। उनके पीछे व्यापक एकता का प्रमाण है। एक बेटा होता है भूगोलता प्लांस के अनुसार की बात करते हैं कि संपूर्ण जो भौगोलिक उन्नति है, सार्वभौमिक एकता के विचारों के मुख्य गुण स्थान रखती हैं। उसमें पृथ्वी का अध्ययन करें तो एक निश्चित क्रम में पता लगता है। मानव भूगोल के अंतर्गत संपूर्ण तथ्यों का अध्ययन पारस्परिक संबंधों के रूप में किया जाता है। तो इसमें के अनुसार मानव भूगोल में संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। इससे इनके जो पार्थिव एकता का जो सिद्धांत है, संपूर्ण पृथ्वी अध्ययन किया जाता है, तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इसमें कहा जा सकता है कि भौगोलिक उन्नति सार्वभौमिक एकता के मुख्य स्थान रखती है, जिससे भौगोलिक उन्नति सार्वभौमिक एकता के सिद्धांत में
समाहित है। एक भूगोलवेत्ता है ब्रूम्स कहता है कि इन्होंने कहा कि इन तथ्यों में विभिन्नताओं का अध्ययन अलग अलग नहीं किया जाता, इस प्रकार एक उच्च विचारधारा तक पहुंच जाते हैं और पूर्व लौकिक के सार्वजनिक एकता का प्रमाण मिलता है। ये कहता है इन तथ्यों का अध्ययन अलग अलग नहीं किया जा सकता, अलग अलग नहीं किया जा सकता है। इस कारण हम कह सकते हैं कि इस प्रकार एक उच्च विचारधारा तक हम पहुंच जाते हैं। इस प्रकार हम उच्च विचारधारा तक पहुंच जाते हैं। जो पूर्व लौकिक और सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत है, जो पूर्व लौकिक एवं सार्वभौमिक एकता का प्रमाण देते हैं। अब कुछ इन सिद्धांतों की आलोचना भी देते हैं। ये सिद्धांतों की आलोचना के आधार पर हम कैसे कह सकते हैं सार्वभौमिक एकता इनमें नहीं है। सिद्धांत की आलोचना। अधिकांश मानव भूगोलवेत्ता सार्वभौमिक एकता और अंतर संबंधों को अध्ययन मूलभूत आधार मानते हैं। कुछ दार्शनिक और विद्वान एकता के सिद्धांत का निराधार बतलाने के लिए कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जीवन एक संघर्षपूर्ण है, जीव विज्ञान का सिद्धांत है। धरातल पर जीव संघर्ष के रूप में रहता है, वर्तमान अपना विकास करता है, एक दूसरे जीव पर वो निर्भर रहता है, अपना दबाव डालता है, अपना प्रेशर डालता है, एक जीव दूसरे जीव पर अपना अस्तित्व रखकर हावी होता है। जीव जंतु का ये आधार माना है। इस कथन से हम कह सकते हैं छोटे जीव बड़े जीव पर निर्भर हैं और बड़े जीव को दबाते रहते हैं। यह क्रम से रूप से गतिशीलता आगे बढ़ती रहती है। तो इस विचारधारा के अनुसार कुछ भूगोलवेत्ता इसे निराधार ठहराते हैं। निराधार ठहराने का अंतर क्या है? एक दूसरे पर पारस्परिक संबंध नहीं बताते हैं, वो निराधार ठहराते हैं कि वो कहते हैं कि जीवन एक संघर्षपूर्ण स्थिति में है। जो जीव विज्ञान का सिद्धांत है वो कहते हैं जीवन एक संघर्षपूर्ण स्थिति में है। प्रत्येक जीव अपने जीवन जीने के लिए दूसरे जीव पर अधिकार जमाते हुए उस पर दबाव डालने की कोशिश करता है। ये अंतर संबंध की स्थिति नहीं बताते हैं कि कहते हैं कि सार्वभौमिकता का संबंध नहीं है, ये एक दूसरे पर दबाव डालने की स्थिति बनाते हैं।
वो बताते हैं कि प्रत्येक जो बड़े जीव हैं छोटे जीव पर हैवी हो जाते हैं। प्रत्येक बड़े जीव छोटे जीव पर हावी हो जाते हैं और ये क्रिया आगे चलती रहती है। जीवधारियों में इसी तरीके संतुलन की स्थिति बनती है। संतुलन की स्थिति नहीं बनती है तो असंतुलन बन जाता है, संतुलन को नष्ट किया जाता है और उससे विभिन्न संतुलन कार्य करने लग जाते हैं। अगर एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर नहीं होगा, नहीं खाएगा, तो असंतुलन की स्थिति बन जाएगी। ये कुछ भूगोलवेत्ता बताते हैं।